नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से सबसे बड़ी खबर लेबनान के तायर शहर में हमास के हथियारों के गोदाम के अंदर धमाके की है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन खबर की तफसील और उसके पीछे किसका हाथ है ये अभी मालूम नहीं हो सका है। इजराइल और अमेरिका के ज़रिए ईरान के ख़िलाफ़ जॉइंट फ़ौजी एक्सरसाइज की तजवीज़ पर रूस ने चिंता जताई है, जो काफ़ी अहम है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज़गी जाहिर की है। इससे जाहिर होता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और इजराइल के बीच कैसा रिश्ता होता है। ट्रंप के बयान से उससे भी पर्दा उठा है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अमेरिका इजराइल के नौकर की तरह काम क्यों करता है, उसके पीछे का राज क्या है, जिसकी वजह से इजराइल अमेरिका को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल के ज़रिए ईरान के ख़िलाफ़ ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई की तैयारी के तौर पर दोनों मुल्कों के बीच फ़ौजी एक्सरसाइज की तैयारी की खबर से इलाके में हालात बिगड़ने के इशारे मिल रहे हैं। रूस का कहना है कि अमेरिका और इजराइल की जॉइंट एक्सरसाइज वेस्ट एशिया के लिए ख़तरनाक साबित होगी। तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई रियाबकोफ ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जॉइंट फौजी एक्सरसाइज करने का फैसला वेस्ट एशिया में अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी बढ़ाने की वजह बनेगा। उन्होंने अमेरिकी और इजरायली सरकारों से मांग की है कि वे जॉइंट एक्सरसाइज के प्रोग्राम को कैंसिल कर दें, क्योंकि ये तनाव बढ़ाने की वजह बन सकती है। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने यह बात जोर देकर कही है कि मिडिल ईस्ट इलाके में किसी भी तरह की फौजी सरगर्मी के खतरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने वाशिंगटन से बाखबर सोर्सेज के हवाले से बताया था कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स के साथ जॉइंट फौजी एक्सरसाइज करने की तजवीज़ का जायज़ा लेने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस जॉइंट एक्सरसाइज का मकसद दोनों फरीकों की तरफ से हर तरह की मुमकिना कार्रवाई के मुकाबले के लिए तैयारी करना है। ये बताया गया था कि अमेरिका और इजराइल ने वियना बातचीत उनके मुताबिक सही सिमत में नहीं जाने की वजह से ईरान पर दबाव बढ़ाने और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने के बारे में आपस में मशवरा किया है। वाशिंगटन में एक सीनियर अमेरिकी अफसर ने बताया था कि इजराइल और अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर्स मुमकिना ख़राब हालत में ईरानी न्यूक्लियर कारखानों को तबाह करने के लिए फ़ौजी एक्सरसाइज पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी थी कि अमेरिकी अफसर ने बताया है कि मुमकिना फ़ौजी एक्सरसाइज ईरान के साथ एक ऐसी हालत के लिए तैयारी होगी कि अगर बातचीत नाकाम हो जाए और अमेरिकी और इजरायली लीडर्स फ़ौजी हमले का रिक्वेस्ट करते हैं तो इस पर अमल किया जा सके। आज एक और दिलचस्प खबर है जिससे मालूम होता है कि इजराइल अमेरिका को किस तरह से इस्तेमाल करता है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मेरे साथ जो धोखा किया है उसकी वजह से मैं उस पर लानत भेजता हूं, उसको मैं कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अपनी हुकूमत के दौरान मैंने इजरायली सरकार की बहुत खिदमत की है। उन्होंने कहा है कि उसके बदले नेतन्याहू ने मेरे साथ जो कुछ किया उसकी वजह से मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं करूंगा। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इजरायली वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही है। अपने इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मुझसे ज़्यादा किसी ने भी नेतन्याहू के लिए काम नहीं किया, मैंने इजराइल की बहुत खिदमत की है। उन्होंने कहा कि मैं ही था जिसने सेंचुरी डील कराई। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा काम था जो मैंने इजराइल के लिए किया है। ट्रंप ने कहा कि ये काम मैंने इलेक्शन से पहले किया और इसके अलावा मैंने नेतन्याहू की बहुत मदद की। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानते हुए अपनी एम्बेसी यरूशलेम शिफ्ट की थी। इसके अलावा उनके कामों में सीरिया की गोलान हाइट्स जिन पर इजराइल का कब्जा है
उसे इसराइल का हिस्सा माना था। उसके अलावा सेंचुरी डील और अब्राहम समझौते के तहत अरब मुल्कों के इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कराए जाने भी इन कामों में शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि जिस नेतन्याहू की मैंने इतनी खिदमत की है, ये वही आदमी है जो दौड़ता हुआ बाइडन को मुबारकबाद देने पहुंचा था। ट्रंप के मुताबिक मैंने नेतन्याहू की मदद करके बहुत बुरा किया, मैंने उससे बात करनी छोड़ दी है। नेतन्याहू को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। लानत हो इस धोखेबाज नेतन्याहू पर। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं बनता तो मैं सोचता हूं कि इजराइल का काम तमाम हो जाता। ट्रंप ने नेतन्याहू पर बेईमानी का इल्ज़ाम लगाते हुए बुरा भला कहा है। बीबीसी के मुताबिक ट्रंप ने यह बात एक किताब के बारे में दिए गए इंटरव्यू में कही है। यह किताब मिडिल ईस्ट में अमन बहाली में डोनाल्ड ट्रंप के रोल के बारे में है। अमेरिकी सरकार में 2017 से लेकर 2021 तक रहे ट्रंप के दौर को इजराइल के लिए सबसे बेहतर दौर माना जाता है। दोनों मुल्कों की तारीख में अमेरिका और इजराइल कभी भी इतना करीब नहीं रहे। यहाँ यह सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट्स और उनकी सरकारें इजराइल के गुलाम के तौर पर क्यों काम करती हैं। इस साल फरवरी में एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि जो बाइडन के जरिए नेतन्याहू को अहमियत नहीं देने की वजह यह थी कि बाइडन ने उस वक्त तक उस खुफिया खत पर दस्तखत नहीं किए थे जिसमें इजराइल हर एक अमरीकी प्रेसिडेंट से मांग करता है कि वो जब भी इलाके में न्यूक्लियर अप्रसार यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन समझौते के मामले पर बात करें तो इजराइल के परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं करें। कई दहाइयों से अमेरिका का हर प्रेसिडेंट इस इलाके में न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव पर रोक लगाने पर जोर देता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में कोई बात नहीं उठाता। इस सिलसिले में 2018 में न्यूयॉर्कर अखबार में छपे एक आर्टिकल में एडम एल्टॉस ने जिक्र किया था कि बिल क्लिंटन के बाद से हर अमेरिकी प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में आने के बाद इजराइल के एक खुफिया खत पर दस्तखत करने होते हैं। इसके जरिए से अमेरिका को इजराइल से वादा करना होता है कि वो अपनी हुकूमत के दौरान न्यूक्लियर हथियारों के बारे में इजराइल पर दबाव नहीं बनाएगा। इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में अमेरिका की खामोशी की पॉलिसी की वजह से इलाके पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अमेरिका इंटरनेशनल फोरम्स पर इजराइल की मदद करता रहा है और वो उसके न्यूक्लियर हथियारों पर बहस नहीं होने देता। इस तरह इजराइल की तरफ से भेजे जाने वाले खुफिया खतों के नतीजे में अमेरिकी सरकार इजराइल के परमाणु हथियारों के बारे में कुछ भी नहीं जानने का ढोंग करती है और अपनी ही आंखों में धूल झोंकती रहती है, जबकि दुनिया का हर समझदार इंसान इस मामले की सच्चाई और जानकर अनजान बनने के अमेरिकी सरकार के ड्रामे को अच्छी तरह जानता है। अमेरिका में सोर्सेज के हवाले से न्यूयॉर्कर अखबार ने लिखा था कि अगर कोई सरकारी अफसर या न्यूक्लियर साइंटिस्ट इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में जबान खोलता है तो उसे ऐसी सजा दी जाती है कि फिर कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाकया याद दिलाता हूँ। जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त का ये वाकया है। इस मौके पर एक जर्नलिस्ट हेलन थॉमस ने पूछ लिया था कि क्या उन्हें मिडिल ईस्ट में किसी न्यूक्लियर ताकत के बारे में जानकारी है। ओबामा के जवाब से ऐसा लगा कि उनके पास पहले से ही जवाब तैयार था। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मैं परमाणु हथियारों के बारे में अटकलें नहीं लगाना चाहता, क्योंकि एक समझदार इंसान के लिए जब तक कोई बात यकीनी नहीं होती वो इस बारे में बात नहीं करता है। प्रेसिडेंट के इस तरह के बयान से बाकी सरकारी अफसर भी समझ जाते हैं कि इस मामले पर कोई बात नहीं करनी है। ओबामा ने तयशुदा लाइन पर बोलते हुए बड़ी ही ढिठाई से अपनी ही जानकारी के बारे में झूठ बोल दिया कि उन्हें उसके बारे में यकीन नहीं है। न्यूयॉर्कर में छपे आदम एंटोस के आर्टिकल को मैंने बारीकी से पढ़ा है, जिसमें बताया गया था कि इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के जरिए कुवैत पर अगस्त 1990 में कब्जा किए जाने से लेकर फरवरी 1991 तक जारी अमेरिका के इराक पर जवाबी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही वाले हथियारों के बारे में
में बहस छिड़ गई थी। उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और इजराइल के बीच ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि अमेरिका उसके न्यूक्लियर हथियारों के बारे में कभी बात नहीं करेगा। 1998 में फिलिस्तीनियों से अमन बातचीत के वक्त इजराइल ने अमेरिका के सामने यह शर्त रख दी थी कि अमेरिका कभी उसके न्यूक्लियर हथियारों के बारे में आवाज़ नहीं उठाएगा। उस वक्त अमेरिका में बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे। उस वक्त से अब तक सभी प्रेसिडेंट्स इस खुफिया खत पर दस्तखत करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी हुकूमत इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में अंधी, गूंगी और बहरी बनी रहती है। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में भी इस किस्म के सीक्रेट खतों पर दस्तखत किए गए हैं। आपने देखा कि अमेरिका किस तरह से इजराइल का सियासी गुलाम बना रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हालात बदल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ जॉइंट एक्सरसाइज की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान से डिप्लोमेसी के रास्ते ताल्लुकात ठीक करने की बात भी कर रहा है। आपको बता दूं कि अमेरिका की दोगली पॉलिसी की वजह से ही मिडिल ईस्ट में बहुत तबाही हो चुकी है। अब अमेरिका को ये फैसला लेना होगा कि वो अपने वजूद को बाकी रखना चाहता है या इजराइल को। अब ये देखना काफ़ी अहम होगा कि बाइडन अब इजराइल के दबाव में आकर ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते में शामिल हो सकेंगे या नहीं। लेकिन ये बात तय है कि ज़रूरत पड़ी तो इजराइल अमेरिका हुकूमत में अपने असर और ताल्लुकात की बुनियाद पर ऐसे फैसले ज़रूर करा लेगा ताकि वो ख़ुद को मजबूत कर सके। लेकिन क्या हमेशा इजराइल की साजिशें कामयाब हो सकेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।